नमस्कार साथियों, टॉपर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आज लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर था और आज हमारे साथ है हमारे संस्था के साथी कपिल बिश्नोई, जिन्होंने पिछली भर्ती 2018 में ऑल राजस्थान ज्योग्राफी विषय से टॉप किया था। और जो अभी हमारी टेस्ट सीरीज पीछे चल रही थी ज्योग्राफी की और अभी आगामी दिनों में अभी फर्स्ट एड की भी चल रही है, उसका जो पूरा पेपर है या क्लासेज है वो सभी कपिल जी संभाल रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं भी आज का पेपर का लेवल कैसा रहा और आगामी फर्स्ट ग्रेड भर्ती प्रक्रिया भी अभी चल रही है, उसमें पेपर की संभावना या किस तरह रहने का है वो पूरा अब हमें बताएंगे कपिल जी बिश्नोई। सबसे पहले टॉपर्स एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और आज जो पेपर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का हुआ है वो एक बढ़िया पेपर बनाया गया था, पूरा एनसीईआरटी बेस पेपर था। और यदि अपने देखें जो पीछे टॉपर्स एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी की, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन है उसमें से आए हैं, ठीक है। और आज का जो पेपर अपनी बात करें तो एक इजी टू मॉडरेट पेपर था। अपने ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान पेपर था और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। इजी टू मॉडरेट पेपर था। लगभग मेरा जो मानना है एक बढ़िया लेवल का पेपर बनाया गया था, पेपर बढ़िया सेट किया गया था। और आपके सामने जो जितना भी पेपर है क्वेश्चन आए हैं उसका हम आज आंसर अभी एक तरीके से आपको बताएंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद सर। सर ने आपको बताया कि पेपर का लेवल कैसा रहा। जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके बारे में भी सर ने बताया कि जो सर ने पेपर बनाए अभी 20 से 25 टेस्ट हमारे हुए ज्योग्राफी के पूरी सीरीज में, तो उनका लेवल कैसा रहा वो भी बताया। कि हमारे जो पेपर चल रहे थे उसमें भी लगभग सर बता रहे हैं कि 80% पेपर उसी से है। तो वैसे तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है भी, जिस सर ने आपको पूरा बता दिया। हम अब इसकी आंसर की सर आपको बताएंगे पूरे पेपर की ज्योग्राफी विषय की। इसमें 2 पार्ट थे, जीके का पार्ट। जीके के पार्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले सर आंसर की ज्योग्राफी की बताएंगे जो सर के पास प्रश्न आए हैं उनके। लो सर। हाँ जी, जो अपने भूगोल विषय की बात करें तो 100 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में और एक तरीके से बढ़िया पेपर ये सेट किया हुआ था। और सारे के सारे लगभग जितने भी क्वेश्चन है वो एक तरीके से देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड थे। और अपने शुरुआत करें पहले क्वेश्चन की। जैसे पुरानी जलोढ़ मृदा है, मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था बांगड़, पीट में लेटराइट व लाल और पीली मिट्टी। तो इसका जो आंसर है बांगड़ मृदा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है महोगनी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ये आपको विदित होगा कि ये जो महोगनी है जो एक तरीके से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों जहाँ पर लगभग औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ये भारत में अपने देखें तो 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तो जो उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है उसमें, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के क्षेत्र में जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका उत्तर होगा देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैरोलाइन प्लेट अवस्थित है। कैरोलाइन प्लेट है ये एक लघु प्लेट है। 7 विश्व में अपने देखें तो 7 बड़ी प्लेटें हैं और उसके अलावा कई अनेक छोटी प्लेटें हैं, जिनमें ये जो कैरोलाइन प्लेट है ये प्लेट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ग्लोब पर अक्षांश समांतर वर्ग के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। देशांतर के सभी याम्योत्तर वर्ग के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। देखो चौथा ऑप्शन है वो
बिल्कुल राइट है। एक तरीके से देखें तो याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं हैं, सभी ये कहां पर मिलती है, ध्रुवों पर आकर मिलती है। दूसरा जो ऑप्शन था, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, हाँ बिल्कुल सही है, लगभग औसतन इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांश समांतर वर्ग के समान प्रतीत होते हैं, हाँ बिल्कुल ये समानांतर धीरे धीरे जो अपने देखें तो अक्षांश वर्ग सबसे बड़ा है वो भूमध्य रेखा है और वो वर्त है, धीरे धीरे उससे ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से अपने ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे अक्षांश वर्ग छोटे होते जाएंगे। तो जो एक नंबर ऑप्शन है अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, असत्य कथन है ये। ठीक है, इसका उत्तर है अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? कर्नाटक। जिंक का मतलब यहाँ पर जस्ते से है, जस्ते कर्नाटक ऑप्शन में, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। तो इसका जो सही ऑप्शन है राजस्थान, क्योंकि लगभग जो जिंक और अपने शीशे और जस्ते की बात करें और चांदी की बात करें तो ये जो अपने देखें तो राजस्थान में ही इसका उत्पादन और भंडारण की जो क्षमता है वो राजस्थान में ही सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इरोडोसनीज ने किया था। ठीक है, भूगोल शब्द के बारे में कहें तो इरोडोसनीज ने शब्द दिया था, लेकिन भूगोल का पिता है वो हिकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को बाहर से अलग करती है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री जल संधि, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ और खंबात की खाड़ी है वो एक तरीके से देखें तो गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात राज्य है उसके पास पड़ती है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि श्रीलंका से अलग करने वाला भारत का जो क्षेत्र है वो इसमें जो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? ठीक है, वायवीय फोटो द्वारा जैसे अपने सैटेलाइट्स इमेज लेते हैं तो उसमें पृथ्वी की जो आकृति है वो हमें गोल दिखाई देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त में भी अपने जब एक तरीके से पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य की तो पता चलता है, ये चंद्रग्रहण की स्थिति में अपने को पता चलता है। लेकिन ज्वारीय उद्भेदन से ऐसे कोई भी अपने को ऑप्शन नहीं मिलता कि जिससे पृथ्वी की आकृति गोलाकार अपने को प्रदर्शित होती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो कुल जल का जो अपने परसेंटेज देखें तो 97% है वो कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है, लगभग 97% भाग, और बाकी 3% भाग नदियां, हिम टोपियां यानी हम कह सकते हैं हिम चोटियों में, इनमें पाया जाता है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये भारतीय जलवायु से संबंधित है। अपनी बात करें तो ये प्री मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि अपने देखें तो फूलों की जो बौछार होती है ये केरल और कर्नाटक में होती है, चेरी ब्लॉसम इसे कहा जाता है। इसी प्रकार के अपने देख सकते हैं इस टाइप की एक आम्रवर्षा नाम आता है, ठीक है, एक कालवैसाखी आता है, ये प्री मानसून से रिलेटेड है। और जो ये फूलों की बौछार है ये जो वर्षा होती है ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है केरल तट, सही है ये ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? ठीक है, फोकलैंड है, खाड़ी की धारा है, लेब्राडोर है और केनारी धारा। फोकलैंड, लेब्राडोर और केनारी और खाड़ी की धारा यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम से लिया गया है। ये चारों धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, फोकलैंड धारा है जो कि एक तरीके से देखें तो ये दक्षिणी अटलांटिक का हिस्सा है, और खाड़ी की धारा लेब्राडोर और केनारी की धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इनमें जो ऑप्शन है खाड़ी की धारा यानी गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा है, ये जो धारा है ये एक तरीके से गर्म जल धारा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वे नहर जोड़ती है।
स्वेज नहर देखें तो ये अपने एक तरीके से देखें तो इसका जो मैप में स्टडी करें तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि ये हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एक तरीके से देखें तो विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को ये जोड़ती है। और इसका जो ऑप्शन देखें तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर है, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। इसमें जो 2018 की ये जो क्वेश्चन उठाया गया है तो अपनी बात करें तो एनसीईआरटी में से उठाया गया है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरोप है। जो पहले स्थान पर है वो एशिया महाद्वीप है और जो दूसरा स्थान है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। इसका जो ऑप्शन होगा वो अफ्रीका महाद्वीप होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भूआकृति विज्ञान, जल मंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे जो अपने देखें तो ये ऑप्शन है, पहले ए में है ये सभी, दूसरे में 1 2 3 और तीसरे सी में है 1 2 3 1 2 4 और डी में है 1 3 और 4। ये सभी भूआकृति विज्ञान की भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जैसे भूआकृति विज्ञान, जल मंडल है, जलवायु मंडल है और मृदा भूगोल है। ये सभी किसका पार्ट है, ये भौतिक भूगोल का, फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है, ठीक है। जो अपने देखें तो लगभग 71% हिस्सा है वो जलमंडल, पृथ्वी पर देखें तो स्थलमंडल का लगभग 29% और 71% हिस्सा है वो किसका है, जलमंडल का है, ठीक है। इसमें दो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हैं। इसका एवरेजिंग जो रहेगा, जो उत्तर रहेगा वो 70.8% है, वो एक तरीके से जल से आवृत है पृथ्वी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में गर्त कितने हैं, ये पूछा गया है। तो अपने टोटल ये जो पार्ट है ये ओशनोग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है, महासागरीय गर्त। और एनसीईआरटी में से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये उठाया गया है। विश्व में देखें तो अभी तक 57 गर्त हमें पता चले हैं, जिनमें 32 गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में, 19 गर्त हैं अटलांटिक महासागर और 6 गर्त कहाँ पे हैं, हिंद महासागर में, ठीक है। इसका उत्तर होगा 19। भारत की जो स्थिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओयोसियो धारा का संबंध में असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, इसे क्योराइल धारा के नाम से जाना जाता है, यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, यह एक ठंडी धारा है। और चौथा ऑप्शन है, यह क्योरोसियो धारा के नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। यदि अपनी बात करें तो ओयोसियो धारा है वो देखें तो ये एक तरीके की ठंडी जल धारा है, ठीक है। और ये क्योराइल धारा का भाग है और ये अपने मैप में देखें, मैप स्टडी करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये बहती है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है डी नंबर, यह क्योरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है, यानी प्राकृतिक तटबंध जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो किसके द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन है सागरीय लहरें, नदी, हिमानी और पौनी। ये जो स्थलाकृति है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अंकलेश्वर तेल गुजरात के किस जिले में स्थित है। एक अच्छा क्वेश्चन है, जो पेट्रोलियम खनिज तेल की बात करें, बात के संबंध में ये पूछा गया है। तो ये जो इसका जो उत्तर है वो भरूच जिले में अवस्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मानचित्र जो टॉपिक है अपने प्रैक्टिकल जियोग्राफी से संबंधित है। इसमें देखें तो वर्ण प्रतीकी है मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान मानचित्र, बिंदु मानचित्र। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं मानचित्र के रचना विधि के आधार पर देखें तो। एक तरीके से देखें तो गुणात्मक मानचित्र होता है और एक मात्रात्मक मानचित्र होता है। जो ये वर्णमात्री, सम्मान मानचित्र और बिंदु मानचित्र है, ये तो है मात्रात्मक वितरण मानचित्र के। जो वर्ण प्रतीकी है ये गुणात्मक विधि द्वारा निर्मित मानचित्र होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वर्ण प्रतीकी मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, तो देखो सीमेंट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं अपने देखें तो चूने का, जिप्सम का, कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो उत्पादन है चूने का उत्पादन अपने देखें तो परिस्थितियों के अनुकूल देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। इन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें अपने को चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है, वो अनुकूल परिस्थितियां देता है। इसमें जो ऑप्शन केरल है वो एक तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है। ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो एक तरीके से खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। ये एक तरीके भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है और इसका जो विस्तार देखें वो 30 से 45 डिग्री दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में ये भूमध्य सागरीय कृषि होती है, यानी इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसका ऑप्शन जो उत्तर होगा खट्टे फलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। इसमें ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी उद्भेदन और लू। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये वायुमंडल से संबंधित है। सूखा भी देखो, वायुमंडल जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, तो ये सूखा भी क्या है, एक तरीके से वायुमंडलीय आपदा है। और लू है ये भी वायुमंडलीय परिसंचरण का एक पार्ट है, स्थानीय कौन है। और इसका जो ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन, ये एक भौमिक देखें तो आपदा है। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो ज्वालामुखी उद्भेदन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? ठीक है, इसमें सीधा सा उत्तर है ज्वार सागर बांध बना है, गांधी सागर बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध बना है और डी ऑप्शन है पोंग बांध है, वो जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तमिलनाडु, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जो चाय का उत्पादन सर्वाधिक सभी को पता है कि कौन से राज्य में होता है, असम राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी और माही नदी। ये जो माही बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, विषुवत पर के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है। बहुत ही बढ़िया एक तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है -45 डिग्री सेंटीग्रेड, बी नंबर ऑप्शन है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी नंबर ऑप्शन है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, डी नंबर ऑप्शन है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जो इसका उत्तर है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो एक रीजन बनता है कि जो सौरमंडल की जो मोटाई है वो विषुवत रेखा पर ज्यादा है, क्योंकि सामान्य धाराएं विषुवत रेखा पर चलती है और इसके मुकाबले जो ध्रुवों पर है वो सौरमंडल की मोटाई है कम है। तो सौरमंडल की ध्रुवों पर जो मोटाई है वो कम होने की वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री के आसपास रहता है और विषुवत रेखा पर
जो शोध सीमा पर अपने देखें तो शोध सीमा पर जो तापमान रहता है वो -80 डिग्री के करीब रहता है। ठीक, इसके बाद में एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमापी मानचित्रों का एक प्रकार है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन है स्थलाकृतिक मानचित्र, सी नंबर ऑप्शन है भित्ति मानचित्र और डी नंबर ऑप्शन है एटलस मानचित्र। ठीक है, इसमें जो वर्णमाप दो टाइप की देखें तो दो टाइप की, एक लघु मापनी और एक वर्णमापनी। लघु मापनी में आते हैं भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र, और जो वर्णमापनी का हिस्सा है वो स्थलाकृतिक मानचित्र और एक आता है भूसंपत्ति मानचित्र। तो इसमें पूछा गया है वर्णमापनी का एक प्रकार है, तो इसमें वर्णमापनी का एक प्रकार है स्थलाकृतिक मानचित्र। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लोगों का प्रतिशत में प्रतिवेदित हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो प्रवासी लोग हैं किस देश से, किस पड़ोसी देश से आते हैं। ठीक, भारत में सर्वाधिक अपने इसके बारे में देखें तो सर्वाधिक जो प्रवासी है वो आते हैं बांग्लादेश से। ठीक है, और पहले स्थान पर है। इसने पूछा द्वितीय स्थान से अपने पाकिस्तान से आते हैं। ये क्वेश्चन जो उठाया गया है एनसीईआरटी बेस 12वीं की बुक में मानव भूगोल जो किताब है उसमें से उठाया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? नवनिश्चयवाद का शब्द का जो प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये जापान का शहर है क्योटो, इसमें एक संगोष्ठी हुई थी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के संबंध में। ये एक संगोष्ठी हुई थी और 1997 में हुई। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल है वो। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, और एक ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर अवस्थित है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा अंकरा। इसके बाद में निम्न में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? हजारीबाग, नेल्लोर, भीलवाड़ा, कालाहांडी। हजारीबाग है ये झारखंड राज्य में। हजारीबाग जो पठार है, पलामू है, रांची का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपने हजारीबाग का नाम सुना होगा। एक नाम इस क्षेत्र में आपने सुना होगा कोटरमा की खान, वो विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? अभ्रक उत्पादन के लिए। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में ये भी प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जो राजस्थान में है, भीलवाड़ा जयपुर पेटी जानी जाती है किसके लिए? अभ्रक के लिए जानी जाती है। और अभ्रक की जो वेंटी बनाई जाती है वो भीलवाड़ा में बनाई जाती है। इसका जो चौथा ऑप्शन है कालाहांडी। कालाहांडी ये है उड़ीसा राज्य में, और ये मुख्यतः एक तरीके से देखें तो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोइंस गैस से, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये तीनों ही ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक तरीके से ओजोन परत से संबंधित हानि पहुंचाने से संबंधित नहीं है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, मोरोविसिक असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी किन परतों के बीच में पाई जाती है? ये एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना उससे उठाया गया है। और इसका जो उत्तर है वो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी कि पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में। जो मोरोविसिक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, ये एक तरीके से देखें तो कहाँ पाई जाती है? निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? ठीक है, पेग्मेटाइट, ग्रेबो, ज्वालामुखी वर्षिया और गेजेराइट। ठीक,
ग्लिसराइड है ये एक तरीके से अवसादी सेल है और बाकी तीनों पिग्मेटाइड, ग्रेगो, ज्वालामुखी, बर्शिया ये तीनों किसका रूप है? अग्नेय सेल का रूप है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखो ये स्थानांतरित कृषि और देशों में यानी किन किन देशों में अलग अलग, देखो स्थानांतरित कृषि है जो कृषि का एक सर्वप्रथम रूप सामने आया था और अलग अलग देशों में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। अपने देखें तो ये जो कृषि है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इंडोनेशिया में इसे लादान कहा जाता है, सही है। मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, वियतनाम दे रखा है। वियतनाम का जो आगे स्थानांतरित कृषि है वो दे रखा है कोनुको है। वियतनाम में एक तरीके से देखें तो इसे रे कहा जाता है और कोनुको है वेनेजुएला में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो वियतनाम कोनुको है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है? ठीक है, ये पनामा नहर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो अटलांटिक, देखो ऑप्शन अपने देखें तो इसमें ऑप्शन में दिक्कत है। ये नहर जो डेवलप की गई थी वो पूर्व से पश्चिम डेवलप हुई है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पनामा नहर का उत्तरी छोर का पूछा है। वैसे देखें तो इसका जो उत्तर होगा क्लोन होगा। ठीक है, अभी इसमें डाउट है, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ठीक है, बोर्ड पर डिपेंड करेगा वो क्या करता है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी का सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। इसमें चार ऑप्शन है, सिंडर शंकु ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, कालडेरा ज्वालामुखी और सिर। इसमें जो अपने देखिए जो क्रेटर एक तरीके से गड्ढा बनता है ज्वालामुखी फटने के बाद में उसे क्रेटर कहते हैं और इसका जो बड़ा रूप है, क्रेटर का बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है? कालडेरा कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कालडेरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हुआ है। इस क्वेश्चन में देखें तो पृथ्वी की जो परतें पाई जाती हैं वायुमंडल की, जिनमें सबसे निचली परत होती है शोभ मंडल, उसके बाद में संताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल और उसके बाद में जो परत रहती है वो आयन मंडल, जो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वहीं से टकराकर वापस आती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एक नंबर आयन मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन एक उदाहरण है। पशुपालन, कृषि, ठीक, आर्किड, ठीक, ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक व्यवसाय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका सीधा उत्तर है 1977-78 में ये इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्टलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? कृषि विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास और सतत विकास। ये जो बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी ये सतत विकास से संबंधित है। सतत इसका जो उद्देश्य है कि ऐसा विकास किया जाए कि भावी पीढ़ी के ऐसे एक तरीके से देखें संसाधनों का उपयोग किया जाए कि भावी पीढ़ी के लिए वो बचे रहे। इस पर ये एक तरीके से रिपोर्ट आई थी बर्टलैंड रिपोर्ट। किस पर है? सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोहा इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूहों में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विश्वेश्वरैया और दुर्गापुर। ठीक है, विश्वेश्वरैया ये जो एक तरीके से लोहा इस्पात संयंत्र है ये मैसूर राज्य में था। 1923 में इसकी स्थापना हुई और अपने देखें तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले 1923 में ही हो गया था। ठीक है, इसके बाद में जमशेदपुर और भिलाई का दे रखा है। तो जमशेदपुर की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में जो सी नंबर ऑप्शन है बोकारो और जमशेदपुर, इसकी भी स्थापना कब हुई? जमशेदपुर की 1907 में। यानी तीनों पहले ही ऑप्शन गलत है। चौथा नंबर डी नंबर भिलाई और राउरकेला। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। एक तो भिलाई था, एक राउरकेला था और एक दुर्गापुर था। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग
का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये रशिया में है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 9200 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिण अफ्रीका देश में है। केप ऑफ गुड होप जो आपने देखे एक रूट है, जलमार्ग है, महासागरीय जलमार्ग है, उसमें एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में केप टाउन का नाम आता है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है? डीजल, पेट्रोल और कोयला, ये तीनों अनवीनीकरण, इनका दोबारा एक तरीके से बहुत जल्दी अपने निर्माण नहीं कर सकते। जो इसमें एक और ऑप्शन है पवन का निर्माण, पवन ऊर्जा का निर्माण अपने एक नवीनीकरणीय रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी थी? इसका उत्तर है नॉर्मन मायर्स। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन है? ठीक है, असत्य कथन, सही कथन है वो देख लेते हैं पहले। यह एक अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित यानी कि एक तरीके से देखें तो अपने ये सीमा न चाहने पर भी बनाई गई थी। कुछ पार्टियों और एक तरीके से संगठनों के दबाव में ये सीमा बनाई गई थी। ये एक कृत्रिम सीमा है, बिल्कुल सही है, ये एक कृत्रिम सीमा है और इसका नाम रेड क्लिफ है। तीनों की तीनों बातें सही है। यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में ही मरुस्थलीय सीमा है। इसके अलावा जो अपने जम्मू कश्मीर, पंजाब में देखें तो इसकी सीमा वो अलग रूप में, कहीं पर नदियों द्वारा बनाई गई है तो कहीं पर ये पर्वतों द्वारा निर्धारित की गई है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण नई दिल्ली में, इसका उत्तर सही है, नई दिल्ली। ठीक है, यदि प्रमुख यहाँ में उत्तर पर समय यानी ग्रीनविच रेखा पर समय सुबह के 8:30 बजे है तो दिल्ली में कितना समय होगा? तो अपने देखें तो ग्रीनविच रेखा पर प्रातः के 8:30 बजे है, तो भारत का जो मानक समय देशांतर है, मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अपने ग्रीनविच रेखा के हिसाब से देखें तो अपनी अवस्थिति वो पूर्व में है, तो पूर्व में चलेंगे तो हमेशा ग्रीनविच रेखा से पूर्व में चलने पर समय बढ़ता है। तो जो भारत का समय है वो कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। तो अपने देखते हैं तो 8:30 में अपने जोड़े 5.5 घंटे, तो लगभग ये जो टाइम बनता है 2 बजे का बनता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाया गया है एनसीईआरटी में से। और जो ये क्वेश्चन है मई 1994 में, ये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित संगोष्ठी थी। जापान में ये संगोष्ठी हुई, योकोहामा संगोष्ठी। सुदूर संवेदन तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता शब्द का अभिप्राय है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन है, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परावर्तित ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इग्लू सभी टिक करेंगे, लेकिन वो किससे बना होता है? बर्फ से बना होता है। और इसने किसका पूछा है? लकड़ियों और व्हेल मछलियों की हड्डियों से बने घर को। इसका जो ऑप्शन है कर्मक। ठीक है, कर्मक सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? निक्षेपण है, अपक्षय है, अपरदन है। ये 3 रूप और एक चौथा रूप होता है सामूहिक स्थानांतरण। ठीक है, चौथा रूप। लेकिन इसमें जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वर्षण, ये इससे संबंधित नहीं है। वर्षण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित शिलाकृति नहीं है? स्टेक है, सील है, सील क्षैतिज अवस्था में होती है, डाइक है, वो किस अवस्था में होती है? एक तरीके से देखें तो वो लंबवत अवस्था में होती है। और बी नंबर ऑप्शन मियांडर है। इसका उत्तर सही मियांडर है, जो कि एक शिलाकृति है। किसके द्वारा बनती है? नदी द्वारा निर्मित शिलाकृति है। अधिकतम सड़क घनत्व है
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का, अफ्रीका। तो जो अधिकतम सड़क घनत्व है वो किस महाद्वीप का है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है चंगी, किंगसाका, जॉन एफ कैनेडी, कैंपे गोबरा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन, जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यूयॉर्क है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो भारत 7वां बड़ा देश है विश्व का। ठीक है, 6 बड़े देश जिनमें चीन की बात आ रहा है, सबसे बड़ा जो देश है रशिया है, उसके बाद में देखें तो कनाडा है, कनाडा के बाद में चीन, चीन के बाद में यूएसए के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत है। अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर, उपध्रुवीय क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर होगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ये जो क्षेत्र होता है ये अपने देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। यदि उत्तर देखें विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर अधिकतम सूर्य नहीं चमक पाता, किरणें नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये क्षेत्र है वो बादलों से घिरा रहता है। जो अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है वो होता है उपोष्ण प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, डोलड्रम पेटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में और भूमध्य रेखीय प्रदेश में। ये जो उत्तर है इसका डी नंबर भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? ये जो सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। निम्न में से कौन सा देश विश्व के डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ये बिल्कुल हैं। जापान इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो चित्तौड़गढ़ है। आईपीसीसी का गठन किया गया था भारत द्वारा, ऑप्शन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, और बी नंबर है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। जो बी नंबर ऑप्शन है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक, इसके बाद में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विमीय आरेख का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है इसमें एक विमीय आरेख का। दंड आरेख, पिरामिड आरेख और रेखा आरेख है, ये सभी एक विमीय आरेख के उदाहरण है। इकाई वर्ग आरेख यानी यूनिट स्क्वायर डायग्राम है, ये द्विविमीय में आता है, यानी कि ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन इकाई वर्ग आरेख है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, जीआईएस का पूरा नाम है, जीआईएस का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, भौगोलिक सूचना तंत्र। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो तो ढाल होगी, तो ढाल किस होगी? तीव्र होगी। यदि समोच्च रेखाएं पास पास हैं तो ढाल तीव्र होगी, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर है तो ढाल धीमी होगी। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? अर्धसघन, सघन, विरल और ढाली। ठीक है, इसमें आप जो ऑप्शन रखेंगे ना तो हेमलेट रख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन रहेगा डिस्पर्स्ड यानी विरल, विरल अधिवास पर्वतीय ढालों पर अपने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका ऑप्शन होगा गुजरात। ये अरब सागर से उठा था तूफान और गुजरात राज्य को प्रभावित किया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है। लोकाटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, ये जो झील है ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। इसमें देखें तो अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सत्य कथन बताना है, दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समानांतर होता है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात का प्रवाह क्रम
दिशा में वामावर्त होता है। दक्षिण गोलार्ध दूसरा सी नंबर ऑप्शन है, दक्षिण गोलार्ध के प्रति चक्रवात का पवन प्रवाह क्रम दिशा के दक्षिणावर्त होता है। डी नंबर ऑप्शन कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समांतर दिशा में कार्यरत। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये एनसीईआरटी के 11th क्लास की जो बुक है उसमें से बहुत बढ़िया उठाया गया क्वेश्चन है। इसमें जो देखें तो इसमें इंग्लिश टर्म आप जरूर देखिए, जैसे वामावर्त दक्षिणावर्त, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अपने ज्यादातर इसको घड़ी की सुई जो चक्रवातों के संबंध में पढ़ते हैं वो घड़ी की सुई के अनुकूल या घड़ी की सुई के प्रतिकूल पढ़ते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो पहला ऑप्शन है दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है, न कि समानांतर कार्य करता है। एक है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समांतर, ये भी नहीं है। कोरियोलिस बल है दाब प्रवणता के एक तरीके से देख समकोण पर कार्य करता है। दक्षिण गोलार्ध के प्रति चक्रवात हैं वो अपने देखें तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन प्रवाह क्रम दिशा के वामावर्त होते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम किस नाम से जाना जाता है? इसमें हेरिकेन दे रखा है, टाइफून दे रखा है। टाइफून चीन में कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, हेरिकेन है ये यूएसए और मेक्सिको की खाड़ी में जो उठने वाले चक्रवात है उष्णकटिबंधीय उनको कहते हैं, और विली विलीज है ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो अंतिम अवस्था जननांगीय संक्रमण से जान की है उसमें रहता क्या है, कंडीशन क्या रहती है, जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है, मंद गति से बढ़ती है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में स्थिति कम की रहती है, तो प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों ही काफी कम है, ये बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी या मंद गति से बढ़ेगी, ये भी सही बात है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाएगी, शिक्षित होगी तभी तो जन्म दर पर कंट्रोल पाया जाएगा, मृत्यु दर पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप अच्छी हो जाएगी। जिसका इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, ए नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो स्थानों को जोड़ती है। ये एक तरीके से आइसोपैथ से संबंधित टॉपिक है अपने, और आइसोहेल है, आइसोहेल रेखाएं ये किससे संबंधित होती है, प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश से संबंधित, यानी जो समान रूप पढ़ने वाले चित्र उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आइसोहेल होती है। बी नंबर ऑप्शन प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं दशांकीय मान 30 मिनट इंटू 30 मिनट पर होता है, संगत माप है, ठीक है। ये स्थलाकृतिक मानचित्र से संबंधित टॉपिक है जो अपने देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1:1,25,000 होगा, ठीक है। इसके बाद में 148 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं की गई है? स्वच्छता, साफ पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ये सभी इसमें शामिल है। जो छवि घर यानी सिनेमा हॉल इसमें शामिल नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कारक अवस्थिति से संबंधित कारक नहीं है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होगा ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। श्रम की आवश्यकता होती है और आर्द्रता की भी जरूरत होती है। आर्द्रता जिन क्षेत्रों में ये उद्योग लगाया जाता है वहां पर आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूती वस्त्र के जो धागे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनको क्या चाहिए, नमी चाहिए। आर्द्र क्षेत्रों में ये धागे टूटते नहीं है, बार बार काम कंटिन्यू चलता रहता है, और शुष्क क्षेत्रों में ये धागे बार बार टूटते हैं। इसलिए इन उद्योगों को समुद्र तटीय क्षेत्र या एक तरीके से देखें तो सम जलवायु या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है, और जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्र की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक तरीके से सूती वस्त्र उद्योग है, कहीं भी विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ये उद्योग एक तरीके से शुद्ध उद्योग है। इसमें कोई बाहर आस और एक तरीके से देखें तो कमी नहीं होती, और इसलिए इसका जो ऑप्शन ए बनता है वो सही है। शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस
श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने पूरी उत्तर कुंजी इसकी जारी की। जो ज्योग्राफी का पेपर था लैब असिस्टेंट का, सर ने आपको पूरे सभी आंसर बताने का प्रयास किया है। इसका जो लिंक है वो हम शेयर करते हैं डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक होगा पूरे चैनल का, उसमें आप जाकर उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं।